नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई सीरीज के साथ। जैसा कि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो बैंकिंग अवेयरनेस है मंथ वाइज वो एक बार रिपीट करवा दीजिए, क्योंकि क्या है कि हम करंट अफेयर तो पढ़ते जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छे तरीके से हम लोग सब लोग जो है मिलके पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो क्या है कि बैंकिंग अवेयरनेस का स्पेशल लेक्चर रखने की बात हुई, तो मेरे सामने लगभग क्या है कि एक मंथ का यानी कि जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 45 ऐसी न्यूज मिली है जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। ठीक है, कितनी है? 45। तो 45 देखो एक में तो कंप्लीट होने से रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी अलग अलग तरीके से, राइट। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इनको पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाए। तो इसका पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 जो है बैंकिंग अवेयरनेस जनवरी मंथ का, ठीक है, 2022 का, जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी जिसके अंदर हम लोग बात करें तो यानी कि अप्रैल तक यानी कि कंप्लीट हो चुका है, तो अप्रैल तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे मंथ आता जाएगा तो मंथ के एंड में हम लोग जैसा भी टाइम मिलेगा, जिस तरीके से भी एक दिन पॉसिबिलिटी हो पाएगी, उस दिन हम क्या रखेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस का स्पेशल लेक्चर रखेंगे। तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के पास जो है अच्छे तरीके से पहुंच रहा होगा, क्योंकि इसको प्रीमियर किया गया, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको अच्छे तरीके से देखें, समझें और फिर हम नोट्स भी बनाएं उसी तरीके से, ताकि क्या हम एग्जाम में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा एग्जाम आएगा ना आने वाले समय के अंदर, जो एसबीआई का अपना एग्जाम है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एसबीआई के एग्जाम के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, हो सकता है कि 20 मार्क्स की आए, हो सकता है कि 30 मार्क्स की आए। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके से हमारे साथ यानी कि उसका रिलेशन है। कहने का मतलब अगर एग्जामिनर हमारे जैसा होगा, ठीक है, आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी होगी तो बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा दे देगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो फिर करंट अफेयर ज्यादा देगा। तो इसका एक ही फायदा होता है, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस लिमिटेड मात्रा के अंदर डाला जाता है हमेशा, ठीक है, जो न्यूज में रहता है, तो वही हम लोगों ने पढ़ना है। तो देखेंगे पहले न्यूज और उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट लेकर आए हैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक न्यूज के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो मैं आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली न्यूज हमारे सामने क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी कि एसबीआई जो है, उसने क्या एक्वायर किया? 9.9% स्टेक किसके अंदर? तो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि आईआईसीसी जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया है कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 9.95% स्टेक जो है वो ले लिया है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या चीजें हैं जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज का मालूम होना चाहिए कि कितना प्रतिशत हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डाला है। दूसरा, आईआईसीसी की फुल फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हुआ है टोटल। तो ये इन्वेस्टमेंट टोटल जो है ना वो कितने का हुआ है? तो यानी कि 34.03 करोड़ का हुआ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आईआईसीसी क्या है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी के अंदर सिचुएटेड है, ध्यान में रखना है। यानी कि आईआईसीसी कहां पर है? तो ये गिफ्ट सिटी के अंदर, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ये खास करके, ठीक है, खास करके आपको मालूम होना चाहिए। गुजरात गिफ्ट सिटी यानी कि आपको मालूम होगा गुजरात यानी कि गांधीनगर के अंदर स्थापित है ये, ठीक है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी, जो हम लोग न्यूज में पढ़ते होते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं
इसके ऊपर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 4 क्वेश्चन। देखो, व्हाट परसेंट स्टेक एक्वायर्ड बाय एसबीआई इन आईआईसीसी लिमिटेड के अंदर, तो आपको मालूम है 9.95%। पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। दूसरा उसने बोला विच बैंक हैज एक्वायर्ड, यानी कौन सा बैंक है जिसने 9.95% स्टेक जो है वो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर लिया है, तो कौन सा आ जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि द 9.95% स्टेक ऑफ एसबीआई इन आईसीसी लिमिटेड विल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना देखा था? 34.04 करोड़ का देखा था, जैसा आपको मालूम हो ये रहा 03 का, है ना। तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद में आईसीसी लिमिटेड इज बेस्ड एट, कहां पर है? तो गांधीनगर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, गुजरात में। और गांधीनगर में कहां? तो गिफ्ट सिटी के अंदर है। कहां है ये? गिफ्ट सिटी के अंदर है। खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक न्यूज के ऊपर बन सकते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर जब भी बात आती है ध्यान में रखना है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है? तो मुंबई है। ध्यान दीजिएगा कि जिस भी बैंक के साथ इंडिया लगता है उन सभी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई है। इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा जो है, ठीक है, वो इसके चेयरमैन हैं, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 के अंदर इसका फाउंडेशन होता है। और ये किससे बना था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना था। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस समय इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, चाहे वो ब्रांच के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे वो स्टाफ के मामले में हो, और चाहे वो एटीएम के मामले में हो। सबसे ज्यादा एटीएम, सबसे ज्यादा स्टाफ, सबसे ज्यादा यानी कि फॉरेन ब्रांचेस भी अगर किसी की है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 35 कंट्रीज के अंदर 196 ब्रांचें हैं इस समय किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये खास करके ध्यान रखना है सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। जी हां, इजिप्ट एक देश है जो एड ए 4th न्यू मेंबर, चौथा नया मेंबर बनाए। किसका? ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के एक ग्रुप है। इन 5 देशों का, इन 5 देशों ने मिलकर क्या है कि एक बैंक बनाया था सन 2015 के अंदर। 2014 की मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया था और उस बैंक का नाम रखा था क्या? तो उस बैंक का नाम रखा था न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, न्यू एनडीबी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीजें आ सकती है हम लोगों से जो पूछा जा सकता है, या फिर एग्जाम के अंदर जो है किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है। तो टोटल मेंबर जो है ना वो कितने हो गए हैं? तो टोटल मेंबर 9 हो गए हैं। क्यों? चौथा मेंबर ये बना है, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश है, ठीक है, यूएई है और उरुग्वे है, ठीक है। ये 3 ये हो गए। चौथा ये हो गया कौन सा? इजिप्ट। और 5 इसके खुद के हो गए, यानी कि टोटल 9 मेंबर है एनडीबी के, जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहां पे है? तो संगाई है। कहां है? संगाई है। एनडीबी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 6 ईयर एगो, यानी कि जुलाई 2015 के अंदर किया गया था। ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। अब रिसेंटली क्या है कि इसके प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं भाई, है ना। मार्कोस प्रेडो, क्या नाम है उनका? मार्कोस प्रेडो जो है, ठीक है, वो इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। ध्यान में रखना है कि इसके एनडीबी के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बात करते हैं कौन से? तो हाउ मेनी न्यू मेंबर हैव बीन एडमिटेड टू द ब्रिक्स एनडीबी? कितने न्यू मेंबर आए? तो टोटल 4 आ चुके हैं, ठीक है। पहले इसके 5 थे। टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। ध्यान में रखना है। हमारे सामने ऑप्शन ऐसा भी दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो एनडीबी का मेंबर नहीं है? तो 4 तो ऑप्शन ये हो सकते हैं। कौन कौन से? आपके सामने इजिप्ट हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, उरुग्वे हो सकता है, यूएई हो सकता है, और एक इराक डाल देंगे। तो इराक अभी तक इसका मेंबर नहीं है, यानी कि ये खास करके ध्यान में रखना है। विच कंट्री हैव बीन एडेड ए न्यू मेंबर ऑफ एनडीबी? तो न्यू मेंबर कौन बना है? ये आपके सामने दिया गया है। कौन सा है? तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इजिप्ट। कौन सा आएगा? इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद में हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मैंने आपको बता दिया था, ये हेडक्वार्टर इसका जो है कहां है? संगाई
चाइना के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। चाइना को तो हम लोग भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है इसने, है ना। पूरी दुनिया के अंदर जो है अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रहा है ना, जो कि बीच में 2 साल इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा है ना। बहुत अच्छा देश है ये। चलिए, तो ये खास करके ध्यान में रखना है, यानी कि 3 तरह की क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है। अगर होप सो यहां तक सारी कहानी जो है ना वो समझ में आ रही होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स क्या है कि 5 कंट्रियों का एक ग्रुप बना हुआ है, जो अलग से अपना क्या है कि जिस तरीके से उन्होंने क्या है ग्रुप बनाया है कि वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो उन्होंने क्या एक बैंक बना दिया जिसका नाम एनडीबी रख दिया, और एनडीबी जो है अब क्या करता है कि इनको फंडिंग भी देता है। पहले सबने इकट्ठे करके फंड उसके अंदर डाला था, अब क्या है कि जब जरूरत पड़ती है तो उस देश को क्या है फंड जो है प्रोवाइड करवाता है जिसको जरूरत पड़ती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव आहूजा एक पर्सन है जिनका नाम है राजीव आहूजा, ठीक है, जो कि अपॉइंटेड किए गए हैं एक अंतरिम सीईओ ऑफ आरबीएल, यानी कि आरबीएल के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं, है ना। किसके? आरबीएल के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। कौन बनाए गए हैं? तो राजीव आहूजा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्या कि ये जो न्यूज है ना, ठीक है, ये क्या है कि अंतरिम सीईओ तो बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे एग्जाम होंगे ना, उनके अंदर इन आरबीएल से, जैसे आरबीएल का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कहां है इसका हेडक्वार्टर? तो मुंबई के अंदर है। कहां है? मुंबई के अंदर है ना। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने हाल ही में क्या किया? अप्रूव कर दिया है क्या कि अपॉइंट किया जाए किसको? राजीव आहूजा को। किसके लिए? तो अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आरबीएल बैंक, यानी कि आरबीएल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया है। कौन से बैंक का? आरबीएल बैंक लिमिटेड का। मिस्टर आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 25, 2021 से लेकर टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर एमडी, यानी कि जब तक यानी कि क्या है नहीं बनाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है ना रेगुलर एमडी जो है वो बनाया भी इसका नहीं गया है, ठीक है। तो ये जनवरी की न्यूज पढ़ रहे हैं, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, तो राजीव आहूजा को क्या है अभी तक वापस से 3 महीने के लिए और इनको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि जून तक तो रहेंगे, बाद में कोई आएगा तो तब देखेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंतरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक, तो कौन आएगा? राजीव आहूजा। क्या आएगा? राजीव आहूजा, ठीक है। ये खास करके ध्यान में रखना है। उसके बाद में कि राजीव आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंतरिम एमडी बैंक एंड सीईओ एंड एमडी, तो कौन से बैंक का? तो आरबीएल बैंक का, ठीक है। ये भी खास करके ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक कहाँ है? तो मैंने आपको जैसा बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। होप सो यहाँ तक सारी बातें जो है आपको समझ में आई होगी कंप्लीटली, और अच्छे तरीके से जो है इन चीजों का ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4th न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 12 हो चुके हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कौन सा था जिसको लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोर्ड अप्रूव रीअपॉइंट करना है किसको? तो वासुदेवन पीएन को। क्या? तो एमडी एंड सीईओ, ठीक है। यानी कि क्या है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है वासुदेवन पीएन है। बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बनता है ये आपके सामने 3 वासुदेवन पथांगी यानी कि पीएन नरसिम्हन जो है उनको एमडी और सीईओ किसे? तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके बनाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ में एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो नाम लिख देना है। क्या नाम है? वासुदेवन पीएन। क्लियर है। उसके बाद में हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटा स्मॉलर फाइनेंस बैंक। अच्छा, ये हेडक्वार्टर है ना, ये बहुत बार क्या है कि एग्जाम के अंदर जो है हम लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की जब भी बात आती है तो ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ? इक्विटास। ये नाम भी देखो किस टाइप के हैं, तो चेन्नई के अंदर है। कहाँ है?
चेन्नई के अंदर है, जो कि हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 5 नंबर, सेल ऑफ 19th ट्रेंच। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम के व्यू से। ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत सारे बच्चों को तो पहले करवा चुका हूं जिन्होंने ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मुझसे पढ़ा है। ठीक है, तो मैं उनको बता देता हूं कि क्या है ये 19th ट्रेंच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है कि जब हम किसी पार्टी को यानी कि फंडिंग देते हैं ना, किसी पार्टी को हम क्या देते हैं, फंडिंग देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं उस पार्टी को, तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम आप कैश के रूप में है ना 2000 रुपए दे सकते हो। कितने दे सकते हो? 2000 रुपए आप कैश के रूप में दे सकते हो। बाकी आपको क्या है कि उनकी यानी कि जो अकाउंट है तो उनके लिए आपको एक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, जिस बॉन्ड का नाम दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या दिया गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी आपको पता है कि 5 स्टेट के अंदर चुनाव थे। कहां कहां? तो उत्तर प्रदेश के अंदर थे, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर थे, ठीक है, उसके बाद में पंजाब के अंदर थे, पंजाब के अंदर आप गवर्नमेंट आई, ये ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, बीजेपी आई, ये ध्यान में रखना है। और गोवा के अंदर थे, बीजेपी आई, ये ध्यान में रखना है ना। तो यहां पर ये चुनाव थे 5 स्टेट के अंदर, तो इनके लिए 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ओपन किए गए थे। कितनी तारीख से? 1 जनवरी से 10 जनवरी तक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ओपन किए गए थे। जो कौन से नंबर की ट्रेंच थी? तो 19th नंबर की ट्रेंच थी, ध्यान में रखना है। कौन से नंबर की? 19th नंबर की। क्या ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्टोरल बॉन्ड हम कहां से परचेज कर सकते हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। मान लीजिए कि मैं बैंक के पास गया, बैंक को जाके मैंने 1 लाख रुपए दिए और उनको बोला कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, तो जिस पार्टी के को फंडिंग देनी है ना, उस पार्टी के नाम पे मैं क्या करूंगा? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लूंगा। ठीक है, फिर 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है कि जिस दिन मैंने बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए कि आज डेट कितनी है, सपोज डेट आज 1 मई है, 1 मई है। ठीक है, तो आज मैंने अगर 1 मई को यानी कि क्या खरीदा है, अगर ये बॉन्ड खरीदा है तो ये 15 मई तक ही यानी कि वो ले सकते हैं, यानी कि 15 मई तक वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाते तो ये फंड जो है ना, ये जो फंड मैंने दिया था वो वापस नहीं मिलेगा, वो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पीएम केयर फंड में चला जाएगा, ये ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑल ओवर इंडिया के अंदर 29 ऐसी ब्रांचें हैं जहां पर हम लोग क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हैं। कितनी ब्रांचें हैं? सिर्फ 29 यानी कि ऑथराइज्ड ब्रांचें हैं जहां से हम क्या खरीद सकते हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड is a financial instrument for making donation of political parties। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन देते हो उसके लिए है। ये किस में रहता है? तो 1000 रुपए से लेकर, कहां से लेकर? 1000 रुपए से लेकर 10,000, 1 लाख, कितना भी हो सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट। लेकिन मिनिमम लिमिट 1000 रुपए ध्यान में रखना है। ठीक है, नो अपर लिमिट ध्यान में रखना है। क्लियर है? देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कहां चला जाता है? तो पीएम केयर फंड में चला जाता है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। अगर कंप्लीटली 5 न्यूज अच्छे से समझ में आ चुकी है तो सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से CNA टाइप कर दोगे। ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है देखते हैं कि विच ट्रेंच ऑफ सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज ओपन इन जनवरी 2022। तो 19th नंबर की, कौन से नंबर की थी? 19th नंबर की थी। ऑथराइज्ड बैंक फॉर सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सा बैंक है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कितने दिन की वैलिडिटी रहती है? तो 15 डेज की वैलिडिटी रहती है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है, डिनोमिनेशंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, डिनोमिनेशंस क्या है? तो 1000 से लेकर उसके बाद मल्टीपल में कितना ही हो सकता है? नो लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, इन विच ईयर वाज द सेल ऑफ फर्स्ट ट्रेंच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। देखो अब इसके अंदर ना फर्स्ट ट्रेंच यहां पर अगर हम बात करें ना तो आपके सामने नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ट्रेंच जो आई थी ना इलेक्टोरल बॉन्ड की, है ना, तो वो खास करके ध्यान रखना है कि बजट 2000 जो यानी कि 18 जो था उसके अंदर इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद से यानी कि इसको लॉन्च किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ट्रेंच जो है ना वो कब आई थी, तो आपसे अगर पूछा जाए तो खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या, तो फर्स्ट ट्रेंच को लॉन्च किया गया था सन 2018 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में
रखना है। ठीक है, कौन से बजट में? 2018 के बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया था। और उसके बाद से देखें, यानी कि ये किसके लिए है कि ये राइट टू नाउ के लिए है, यानी कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि कितना फंड आ रहा है, कहां से। हाँ, नाम इसके अंदर अनाउंस करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी कंप्लीटली। कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जो हमारे एग्जाम होंगे, उन एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी एक चीज़ आ सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि इसका एक्ट कौन सा लगता है, तो फाइनेंस एक्ट 2017 लगता है, वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्या? फाइनेंस, लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, कौन सा एक्ट लगता है? फाइनेंस एक्ट 2017 लगता है, यानी कि इसके अनुसार जो है ये लागू किया गया है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो कंप्लीटली समझ में आई होगी। कोई भी तरीके की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आने वाले समय के अंदर हमारा जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो है वो आ सकती है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। होप सो यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलो देखते हैं। सेबी रिकॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डाटा, हेड बनाए गए हैं एस साहू को। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, किसके ऊपर? मार्केट डाटा के ऊपर। तो उसके हेड कौन बने हैं? तो एस साहू बने हैं। ये ध्यान में रखना है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एस साहू कौन है? तो ये फॉर्मर चेयरमैन है किसके? आईबीबी। आईबीबी यानी कि क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 20 मेंबर कमेटी बनाई। ये ध्यान में रखना है, कितने मेंबर है टोटल? 20 मेंबर है इस कमेटी के अंदर, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? जैसा कि हमारे सामने दिया गया, हु इज द हेड ऑफ सेबीज रिस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी? तो एमएस साहू। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, एमएस साहू है। ठीक, उसके साथ में अगर हम बात करें तो आगे दिया गया एमएस साहू या एस साहू कह सकते हैं। ठीक है, आगे हाउ मेनी मेंबर? तो हाउ मेनी मेंबर? तो 20 मेंबर कमेटी है, ध्यान में रखना है। कितने मेंबर है? 20 मेंबर कमेटी है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि आरबीआई ने हाल ही में फ्रेमवर्क रिलीज किया, किसके लिए? तो फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि जो कम से कम 200 रुपए जो है हम ऑफलाइन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम मतलब एक बार में ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन लिमिट इसकी कितनी है? 200 रुपए है ऑफलाइन, यानी कि आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मैक्स एक दिन में कितना कर सकते हैं? तो 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये कौन लेकर आया है? आरबीआई लेकर आया है। किसके तहत? पीओएस यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के तहत लेकर आया है। क्लियर है? जैसा कि अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं हम लोगों को। ठीक है, व्हाट इज द अपर लिमिट पर ट्रांजैक्शन फिक्स्ड बाय आरबीआई पर ट्रांजैक्शन? तो पर ट्रांजैक्शन 200 रुपए, ध्यान में रखना है। कितनी है? 200 रुपए। व्हाट कैन बी द टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन? कितनी है टोटल लिमिट? तो 2000 रुपए है एक दिन की, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में वो सेल इनके ऑल लाइबिलिटीज arising out of technical or transaction security issues at merchant and इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑन ऑफलाइन मोड। अब देखो ये किसके अंडर में आएगा? सारा का सारा ये गाइडलाइन किसके अंडर में आएगी? ठीक है, ऑथराइज्ड कौन है? तो इसका ऑथराइज्ड कौन रहेगा? ऑथराइज्ड रहेगा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ध्यान में रखना है, या फिर पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं। ठीक है, एक्वायर एंड इश्यूर्स होते हैं, ये इसके रहेंगे। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इतनी ही चीजें हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज जरूरत नहीं है। क्लियर है? होप सो यहां तक समझ में आया होगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड जो है उसने ज्वाइन किया है हैंड विद पेटीएम के साथ। किसके लिए? तो टोकनाइजेशन सिस्टम। अच्छा, टोकनाइजेशन सिस्टम क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जो कार्ड धारक जितने भी हैं उन लोगों को यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड, यानी कि प्रोटेक्ट, उनका डाटा जो है वो क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे, यानी कि लीक ना हो, किसी के सामने ना जाए। तो इसके लिए कोलैबोरेशन किया किसके साथ? पेटीएम के साथ। किसके साथ किया है? पेटीएम के साथ, पेमेंट बैंक के साथ किया है, पेटीएम के साथ। ठीक है, एसबीआई कार्ड ने। ठीक है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जिसके साथ में अगर हम बात करें
तो ये टोकनाइजेशन सिस्टम यानी कि जो कार्ड होल्डर्स है उनको यानी कि क्या है ये प्रोवाइड करवाएंगे, जो पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टोकनाइजेशन सिस्टम होता है किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम बैंक के साथ किया, ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज टाई अप विद विच कंपनी फॉर कोड कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किसके साथ, पेटीएम। एक ही क्वेश्चन बनता है जो हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है, होप सो यहां तक भी सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट, तो देखिए दिया गया है एडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में सिलेक्ट किया LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, एक होता है DSIB, क्या होता है, DSIB होता है। DSIB का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ऐसे बैंक जो यानी कि हमारे इंडिया के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना, टू बिग टू फेल, यानी कि अगर वो जितने बड़े बैंक है अगर वो फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से अब क्या आ गई है, तो इंडिया के अंदर DSII भी आ चुकी है। DSSI का मतलब है यहां पर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, ठीक है, जो कि 2021-22 के अंदर 3 कंपनियों का नाम आया है। कौन कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी कि GICI है, और इसके साथ में है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि DSIB कितने हैं, तो ये भी 3 हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक का ध्यान में रखना है, और DSSI भी SII कितनी है, तो ये भी 3 है जो हमारे सामने यहां पर दी गई है। क्लियर है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, देखो ये पर्दा भी बार बार इधर उधर जा रहा है। अच्छा देखो, टू बिग टू फेल, यानी कि अगर बड़े जितने बड़े बैंक है वो फेल होंगे तो उसका नुकसान भी बड़ा ही होगा, में रखना है। क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो क्वेश्चन 2 बनते हैं। नंबर ऑफ DSSI कितनी है, 3 है, और नेम ऑफ DSSI इन इंडिया, तो तीनों का नाम लिख देना है, LIC, GIC और लास्ट कौन सी थी, द न्यू एश्योरेंस, ये इंडिया एश्योरेंस आपके सामने दिया गया। क्लियर है, इन तीनों का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो देखिए अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल एक पर्सन है जिनको यानी कि क्या है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया, किसके अंदर, PNB के अंदर, ठीक है, याद रखना है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के ऊपर PNB द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, तो अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। इतना ही हमें मालूम होना चाहिए, बाकी इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। दिया गया हु इज द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ PNB, तो ये इसके MD एंड CEO कौन है, तो ये भी अगर हम बात करें तो इन्हें बनाया गया, पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार जो गोयल है, इनको ही विल रिप्लेस मल्लिकार्जुन राव की जगह आए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम वो विल रिप्लेस मल्लिकार्जुन राव एज MD एंड CEO, तो अतुल कुमार याद रखना है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज OSD यानी कि ऑफिसर जो स्पेशल यानी कि क्या है, अपने सामने जैसा दिया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, किसे नियुक्त किया गया, तो अतुल कुमार को ही नियुक्त किया गया है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे सामने जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके जो टेस्ट होता है ना संडे को, उनके अंदर भी डाले जाएंगे, ध्यान में रखना भाई, उनके अंदर भी 100% डाले जाएंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। RBI ने हाल ही में क्या किया, रिटेन किया SBI, ICICI और HDFC बैंक को, किसमें, तो डोमेस्टिक, ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वापस से इनको क्या बता दिया, तीनों बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बना दिए, तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिया गया फुल फॉर्म ऑफ DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। हाउ मेनी बैंक्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ DSIB, 3 है, ठीक है। हाउ मेनी बकेट इन DSIB, बकेट कितनी है, तो बकेट भी ये देखो यहाँ दिया गया था, कितनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन बकेट 3 के अंदर है, ठीक है। बकेट 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है, 5 होती है, टोटल यानी कि 5 बकेट्स होती है, ठीक है। तो इनको अलग अलग बकेट के अंदर डाला गया। बकेट 1 में जो है वो कौन सा है, तो ICICI और HDFC, और बकेट 3 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितनी होती है, 5 बकेट्स होती है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। और विच बैंक
इन विच बकेट, यानी कौन सा बैंक इसमें है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 में है, बाकी वो दोनों जो है वो 1 में है। ये खास करके ध्यान में रखना है, कैटेगरी वाइज इनको डिफाइन किया गया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है कि इंडसइंड बैंक लॉन्च ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट हाल ही में, यानी कि इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। किसके लिए? रिटेल और कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। कौन से बैंक द्वारा? इंडसइंड। हम लोगों से एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि एक एफडी का एक टाइप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? इससे आगे कुछ नहीं है। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन लॉन्च्ड बाय कॉर्पोरेट कस्टमर्स, कौन से बैंक द्वारा? तो मैंने आपको बता दिया, इंडसइंड बैंक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आरबीआई गिव शेड्यूल बैंक स्टेटस टू एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि आरबीआई ने हाल ही में अगर हम बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक को किसका शेड्यूल दे दिया है? शेड्यूल बैंक का स्टेटस यानी कि प्रोवाइड करवा दिया है। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर टोटल जो है ना वो 6 पेमेंट बैंक है। कितने पेमेंट बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है। ठीक है, 6 पेमेंट बैंक में से सबसे पहला जो यानी कि पेमेंट बैंक ओपन हुआ था वो एयरटेल पेमेंट बैंक ही था। कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक ही था, जो कि यानी कि आरबीआई ने अब इसको शेड्यूल बैंक का नाम दे दिया। शेड्यूल बैंक यानी कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? 1934 के तहत इनको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, वो कहलाता है। क्लियर है? जैसा कि हमारे सामने यहां पर दिया गया है, क्या? विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन जनवरी 2022? तो एयरटेल पेमेंट बैंक का ध्यान में रखना है। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि शेड्यूल बैंक अंडर विच एक्ट, कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934। जिसने बैंकिंग अच्छे तरीके से मुझसे पढ़ी है उनको जरूरत नहीं है ये चीजें बताने की। एयरटेल पेमेंट बैंक वाज स्टेब्लिश्ड इन, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था यही आया था, जैसा कि इसके अंदर दिया नहीं गया हमारे सामने, लेकिन हमें तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, एयरटेल बैंक जो है ना, पेमेंट बैंक जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ईयर के अंदर आया था, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये बैंक जो है वो 2017 के अंदर जो है ये बैंक जो है वो ओपन हुआ था, जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कब? 2017 के अंदर। अच्छा, 5 जनवरी को तो इसको वो दिया गया है ना, हाँ 2017 के अंदर हुआ था, याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है क्या? 2017 लिख लेना यहाँ पर, 2017। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो आपका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? तो एमडी एंड सीईओ जो है इसके वो है अनुवर्ता विश्वास। क्या नाम है? अनुवर्ता विश्वास। ठीक है, चलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक एंड पेमेंट बैंक लिमिटेड आर अदर शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि ये भी और अदर शेड्यूल्ड बैंक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक है, फिनो पेमेंट भी है और पेटीएम पेमेंट ये भी है, और इसके साथ में चौथा कौन सा हो गया? ये एयरटेल हो गया। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड लास्ट न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्ट $20 मिलियन इन पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर पाइन लेब। हाल ही में पाइन लेब के अंदर एसबीआई ने क्या है कि अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन किसने इन्वेस्ट किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके? पाइन लेब के अंदर। तो ये ऑलरेडी मैं बहुत बार एग्जाम पहले करवा चुका हूँ। कितना? 20 मिलियन, यानी कि लगभग 150 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने, ये ध्यान में रखना है। इसकी ऊपर क्वेश्चन जो है वो क्या बन सकता है? तो ये रहा आपके सामने, क्या कि विच बैंक हैज रिसेंटली इन्वेस्ट 20 मिलियन इन पाइन लेब? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई आ जाएगा। उसके बाद में दिया गया है हाउ मच अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय एसबीआई इन पाइन लेब? तो 150 करोड़ या 20 कितना मिलियन डॉलर। ठीक है, ये खास करके ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को बात समझ में। लास्ट न्यूज करते हैं, क्रिप्टो वायर एक कंपनी है क्रिप्टो वायर, ठीक है, जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम दिया है IC15। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है क्रिप्टो वायर। ठीक है, वैसे तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज लीगल नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 2022 के बजट में पेश किया था कि इनके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, तो क्रिप्टो वायर जो है कंपनी है जिसने क्या है कि इंडिया का पहला इंडेक्स लॉन्च किया है IC15। इंडेक्स का मतलब जैसे अगर हम शेयर खरीदते हैं ना, शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के लिए जैसे कि NSE है, निफ्टी है, ठीक है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है ना,
तो वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो IC15 जो है वो इसके द्वारा यानी कि क्या है लॉन्च किया गया है 15 प्लेटफॉर्म में टॉप इसके अंदर, इसलिए। और बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो 10,000 रुपीज रखी गई है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा लिखा हुआ है क्या, तो दिया गया है कि द इंडेक्स विल बी ये बेस डेट क्या रहेगी, तो 1 अप्रैल 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बेस डेट का। जैसे कि हमारे सामने दिया गया इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो क्रिप्टो वायर, ये दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देना है क्रिप्टो वायर। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे सामने दिया है नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च बाय क्रिप्टो वायर, तो क्या था IC15 है। ठीक है, व्हाट विल बी द बेस वैल्यू ऑफ IC15, कितनी रखी गई है, 10,000 रुपीज रखी गई है। और व्हाट इज द बेस डेट, तो बेस डेट आपको मैंने बताया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 1 अप्रैल 2018, तो ये याद रखना है कौन सा है 1 अप्रैल 2018। क्लियर है, होप सो यहां तक सभी को जो है बात समझ में आई होगी। ये हमारा पार्ट 1 है किसका, तो जनवरी महीने का बैंकिंग अवेयरनेस। लगभग यानी कि मैंने आपको बोला कि 3 पार्ट बनेंगे, एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 न्यूज की है, तो 15 न्यूज के साथ हर एक न्यूज का अगर हम 3 की एवरेज लेके चलते हैं तो 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। 45 टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। लगभग आधे घंटे का ये लेक्चर अपना रहा है, यानी कि 35 मिनट का, 35 मिनट में 45 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं जो आने वाले समय के अंदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सब लोगों ने ये खास करके ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर देना और टर्न ऑन कर देना नोटिफिकेशन वाले बटन को, ताकि क्या है जब भी कोई नया लेक्चर आए तो आपको मालूम चले। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 2 के साथ।